गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी पाठ 2 के अध्ययन हेतु आप सभी के सामने पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, ये जो पाठ है इसका नाम है आय व्यय और बचत। इसके 2 अनुभागों का हमने अध्ययन किया है और आज के पाठ में हम इसके तीसरे अनुभाग पे चर्चा करेंगे जो कि बचत से संबंधित है। देखते हैं। आप सभी को बचत के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। बचत क्या है, इसे हम कैसे अधिकाधिक बढ़ा सकते हैं। 2 संभावनाएं हो सकती हैं। पहला, बचत के धन को हम घर पर सुरक्षित रखें और दूसरा, बचत के धन का हम कहीं पर निवेश करें या विनियोग करें। तो दोनों में कुछ अंतर है जिसे हमें समझना पड़ेगा। पहला जो है तरीका जिसमें कि हम धन को घर में रखते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है कि हम धन को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि हम घर पे रख रहे हैं तो किसी सुरक्षित जगह रखेंगे और हमारा धन सुरक्षित रहेगा। दूसरा पॉइंट है, यदि बचत के धन को हम कहीं निवेश करते हैं या विनियोग करते हैं तो क्या फ़ायदे होंगे। पहला तो फ़ायदा है कि वो धन सुरक्षित रहेगा और दूसरा क्या फ़ायदा है कि उस धन का विनियोग करके हम अनेक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो इसलिए घर में जो हम धन को संचय कर रहे हैं उसको हम संचय कहेंगे, लेकिन जब हम धन को विनियोग करते हैं तो उससे हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं जिनको हम क्रमवार चर्चा करेंगे और समझेंगे। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि यदि हम बचत के धन को विनियोग करते हैं किसी संस्था में तो क्या होता है, वो धन सुरक्षित रहता है जैसे हम घर में धन को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन यदि हम कहीं बाहर जाते हैं तो क्या वो धन सुरक्षित रहता है? बिल्कुल नहीं, है ना। एक डर बना रहता है। लेकिन अगर हम किसी संस्था में कर रहे हैं तो हम निश्चिंत रहते हैं कि हमारा ये धन सुरक्षित है। आते हैं अगले पॉइंट पे जिसमें लिखा है, बचत विनियोग से प्रतिवर्ष अथवा एक निश्चित अवधि पर लाभांश प्राप्त होता है और मूलधन भी सुरक्षित रहता है। यदि हम धन को किसी संस्था में विनियोग करते हैं, निवेश करते हैं, जैसे हमने बैंक में रखा, डाकघर में रखा और कहीं जीवन बीमा पॉलिसी में लगाया, तो क्या फ़ायदा होता है कि हमारा मूलधन जो है, जो हमने जितना धन वहाँ पे लगाया है वो तो सुरक्षित रहता ही है, लेकिन हम सभी लोगों को हर वर्ष या एक निश्चित अवधि पर उससे कुछ लाभांश, कुछ ब्याज प्राप्त होते रहते हैं, जिससे हमारे धन जो है वो क्या होता है, बढ़ता रहता है। लेकिन घर पे धन रखने में ये सुविधा हमें प्राप्त नहीं होती। घर पे धन बढ़ता नहीं है, लेकिन अगर हम कहीं निवेश करते हैं तो हमारा धन बढ़ता जाता है। तीसरा क्या फ़ायदा होता है विनियोग से कि बचत विनियोग से प्राप्त लाभांश भविष्य में घरेलू आय का साधन बनता है। क्या होता है, जो भी हमें ब्याज या और चीज़ें प्राप्त होती हैं उससे हमारे घर के आय से वो साधन बनाता है। बढ़ते हैं अगले क्रम में। इसी संदर्भ में अगला पॉइंट है, जिस संस्था में हम विनियोग करते हैं वह आवश्यकता पड़ने पर हमें ऋण भी प्रदान करता है। पहले क्या होता था, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान होते थे वो ऋण लेते थे और जो महाजन होते थे वो मनमाने ब्याज पे उन्हें ऋण दिया करते थे। और होता क्या था कि किसान ऋण का ब्याज ही देते देते रह जाता था और कभी भी उसको उस ऋण से बच नहीं पाता था। लेकिन अगर हम संस्था में करते हैं तो वो हमें एक लिमिटेड ब्याज पर ऋण प्रदान करते हैं जिसे कि समय पर हम अच्छी तरीके से पूरा कर पाते हैं। अगला पॉइंट है, हमारे विनियोग के प्रबंधन हेतु अनेक लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। बिल्कुल, जैसे बैंक है, डाकघर है, LIC है, सहकारी बैंक है, तो इसमें हमें सुविधा देने के लिए अनेक लोगों को रोजगार दिया जाता है। वो सभी हमें सेवा प्रदान करने के लिए ही उन्हें नियुक्त किया जाता है। तो यदि हम धन निवेश करेंगे तो उनके रोजगार के भी साधन बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है,
हमारे विनियोग को सरकार अनेक जनहित की परियोजनाओं में निवेश कर राष्ट्र विकास में हमारी सहभागिता सुनिश्चित करती है। पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि यदि हम धन को विनियोग करते हैं तो उस संस्था के द्वारा सरकार उस धन का उपयोग अनेक राष्ट्रीय और लोकहित की परियोजनाओं के संचालन में लगाती है। तो उसका लाभ इनडायरेक्टली हमें ही मिलता है और देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, जो सहभागिता है, वो भी हम प्रदान कर पाते हैं। तो बचत का धन का अगर हम विनियोग करते हैं तो अपने फ़ायदे के साथ साथ हम देश हित में भी अपना काम कर पाते हैं। एक प्रश्न आता है कि यदि हमें बचत के धन का विनियोग करना है तो हम किस प्रकार संस्था का चयन करें। हम ये कैसे समझें कि हमें किस संस्था में धन निवेश करना चाहिए और कहाँ नहीं। तो देखते हैं, इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है। पहला है संस्था की विश्वसनीयता। क्या है, जिस संस्था में हम धन निवेश कर रहे हैं वो कितनी विश्वसनीय है, वो सरकारी है या नहीं, या उस पर हम कितना विश्वास कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें धन को निवेश करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रदत्त ब्याज का विश्लेषण। बिल्कुल सही, यदि कई सारी संस्थाएं हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है। हमें ये फ़ायदा होता है कि हम ये देख लेते हैं कि कौन सी संस्था हमें कितना प्रतिशत ब्याज प्रदान कर रही है। तो जहाँ पे हमें अपने धन पर ज़्यादा प्रतिशत ब्याज मिलता है, हम निर्णय करके वहाँ पर अपने धन का निवेश कर पाते हैं। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने धन के विनियोग हेतु उपयुक्त संस्था का चयन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारे क्षेत्र में, हमारे शहर में उपलब्ध हैं, जहां हम धन का निवेश कर सकते हैं। तो इस ऑर्डर में सबसे पहले आता है और सबसे विश्वसनीय जो है वो है बैंक। हमारे आसपास कई बैंक होते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी। उन बैंकों में हम पैसा जमा करके अपने धन का उचित प्रकार विनियोग कर पाते हैं, जिससे हमारा धन भी सुरक्षित रहता है और हमें उत्तरोत्तर लाभ भी प्राप्त होता रहता है। बैंक के अलावा जो संस्थाएं हैं उनमें आता है डाकघर, जिसे हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस। आप सभी इससे अवगत होंगे, पोस्ट ऑफिस सभी पहचानते होंगे। यहाँ पर भी अनेक ऐसे खाते और सुविधाएं होती हैं जिनका उपयोग कर हम धन को निवेश कर पाते हैं। तीसरा है जिसे हम कहते हैं जीवन बीमा। यहाँ अनेक प्रकार की पॉलिसीज़ दी जाती हैं जिनमें हम धन का निवेश कर सकते हैं और उनसे हमें लाभ प्राप्त होता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार, आप अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार हम इनमें धन का निवेश कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों राष्ट्रीय बचत पत्र। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा साधन है धन के विनियोग का। इन सभी जगहों में यदि हम धन का निवेश करते हैं तो हमें कर में भी काफ़ी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अगला आता है सहकारी बैंक। बहुत उपयुक्त है, यहाँ भी हम पैसे को निवेश करके कई सुविधाएं प्राप्त कर पाते हैं। अगला आता है सार्वजनिक भविष्य निधि। यहाँ पर भी हम अपना पैसा जमा करके और कर में काफ़ी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, धन को सुरक्षित और आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है चिट फंड। यहाँ पर भी हम पैसा लगाते हैं और हमें अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो पाता है। तो इतने साधन आपके सिलेबस में दिए गए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। यहाँ पे हम धन को विनियोग करते हैं और धन का सही उपयोग यहीं पर हो पाता है। अभी तक जितनी संस्थाएं हमने आपको बताई, यदि हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम उनकी विशेषताओं और उनकी बाधाओं को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। जब तक हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे हम उनका सिलेक्शन भली प्रकार नहीं कर पाएंगे। तो अपनी सुविधाओं को देखते हुए हमें उनकी विशेषताओं और उनकी कमियों को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। चलते हैं पहली संस्था की ओर।
जिसे हम कहते हैं बैंक। तो इनकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर सभी प्रकार के निवेश उपलब्ध हैं। यहाँ हम पैसा जितने समय के लिए और जितना धन जमा करना चाहें जमा कर सकते हैं। यहाँ पे हमें उत्तम सेवा दी जाती है और हमारा धन सुरक्षित रहता है। यदि हम कमी की ओर देखें तो हम ये पाते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की पहुंच थोड़ी कम है। वैसे सरकार इस ओर काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सुविधा काफ़ी कम पाई जाती है। आगे चलते हैं डाकघर की ओर। डाकघर में भी सभी प्रकार के निवेश उपलब्ध होते हैं और ये लगभग हर क्षेत्र में, ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं। बाधाओं में क्या है कि यहाँ पे तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग कम किया जाता है। दूसरा, ये एक छोटे जगह में बनाया जाता है, यहाँ पे हमें स्टाफ की भी कमी पाई जाती है। तीसरा है जीवन बीमा। यहाँ पर सीमित और दीर्घकालीन निवेश उपलब्ध, मतलब कम समय के लिए और ज़्यादा समय के लिए, जितने समय की हमें आवश्यकता है उस प्रकार हम अपने धन का विनियोग कर पाते हैं। लेकिन अल्पावधि, बहुत कम अवधि के लिए जो निवेश होते हैं वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं होते। जैसा हमें बैंक में सुविधा प्राप्त होती है उस प्रकार की सुविधा यहाँ प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय बचत पत्र। इनकी विशेषता है कि यहाँ पे दीर्घकालीन निवेश उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे जब हम धन का निवेश करते हैं तो हमें काफ़ी समय के लिए उस धन को रखना पड़ता है वहाँ। बाधाएं बिल्कुल इसकी अपोजिट हो जाएंगी कि हमें कम समय के लिए जो निवेश है वो उपलब्ध नहीं होते हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक भविष्य निधि में भी दीर्घकालीन निवेश उपलब्ध होते हैं और यदि कभी हमें आकस्मिक ज़रूरत पड़ जाए तो उस समय हमें इसमें से धन निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगला आता है सहकारी बैंक। यहाँ पर सभी प्रकार के निवेश उपलब्ध हैं और लगभग हर क्षेत्र में उपलब्ध हैं। अगला है चिट फंड। यहाँ पर निवेश बहुत आसान है, आप आसानी से यहाँ पे धन लगा सकते हैं, लेकिन फ़ायदा तो है कि हमें धन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन धन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि वो धन हमें प्राप्त नहीं होता है। तो इन विशेषताओं और कमियों को देखते हुए ही और अपने पास उपलब्ध साधनों को देखते हुए ही हमें किसी भी संस्था में धन का निवेश करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले पावदान की ओर, जिसमें आता है आपका होमवर्क या गृह कार्य। तो इसमें कुछ प्रश्न हमने दिए हैं, इसे करने की कोशिश कीजिएगा। पहला है, बचत के धन को घर में संचित करने व उसका विनियोग करने में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। जैसा मैंने बताया है कि यदि हम धन को घर में रखते हैं या उसका बाहर किसी संस्था में निवेश करते हैं, विनियोग करते हैं, तो उसमें हमें क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, इन्हें आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, आपके क्षेत्र में विनियोग हेतु कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सूचीबद्ध कीजिए। आप अपनी एरिया में देखेंगे कि आप कितने बैंक हैं, कौन से बैंक हैं, डाकघर है तो कौन सा है, कोई जीवन बीमा की कोई शाखा है या नहीं, या और पीपीएफ की जहाँ सुविधा है या नहीं, इसको देखते हुए सहकारी बैंक हैं या नहीं, उन्हें सूचीबद्ध कीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, बचत के धन का विनियोग करने हेतु संस्थाओं के चुनाव हेतु उनके तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। जैसा मैंने चार्ट में तालिका में बना के दिया है, आप उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बताएंगे कि हमें धन का विनियोग किस प्रकार और कैसे संस्थाओं में करना चाहिए, और उसके तुलनात्मक अध्ययन में आप उनकी विशेषताओं और कमियों को लिखेंगे। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे बच्चों।